आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जानने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट जानते हैं, जैसे डजन कॉन्सेप्ट। डजन मतलब पता है ना, एक दर्जन में कितने होते हैं, जिसे हिंदी में दर्जन कहते हो। तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 कुछ भी। वैसे तुम ज्यादातर बनाना ही खरीदते हो, केले खरीदते हो दर्जन के हिसाब से, लेकिन कोई कहेगा कि 12 एक दर्जन में 12 सिर्फ केले ही होते हैं। क्या 12 बॉयज एक डजन नहीं कहला सकते? हाँ कहलाएंगे। तो 12 बॉयज तो एक डजन हो गए, तो वैसे ही 12 गर्ल्स भी एक डजन हो गई। तो जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि किस क्वांटिटी के लिए ये यूज हो रहा है, किस चीज के लिए यूज हो रहा है। बस इतना पक्का पता है कि एक डजन मतलब 12 होता है। एक डजन मतलब 12 कोई सी भी क्वांटिटी हो सकती है। एक डजन 12 फोन है तो एक डजन फोन है, 12 घर है तो एक डजन घर हो गए। तो एक डजन ये है। और भी चीजें होती है लेकिन वो तुम्हें ज्यादा नॉलेजफुल नहीं होती, जैसे 144 1 ग्रॉस के बराबर होता है, तो ये सब भी है। 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। तो ये सब तुम्हारे लिए नॉलेज के लिए, तुम बस इनसे वाकिफ हो, इनको जानते हो, पर जो आज पढ़ने वाले वो तुम्हारे बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ आते हैं, जैसे डजन कॉन्सेप्ट होता है, ग्रॉस कॉन्सेप्ट होता है कि इसके अंदर कितनी चीजें आती हैं, वैसे ही आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोल। तो वो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे डजन होता है। तो जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं कोई भी क्वांटिटी, वैसे ही एक मोल में होते हैं 6.022 10 की पावर 23 नंबर। कोई भी नोज यानी कोई भी क्वांटिटी 6.022 10 की पावर 23 नंबर। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि इसका मतलब है 23 जीरोस। तो हमें पता है 7 जीरो में 1 करोड़ बन जाता है, 8 जीरो में 10 करोड़, फिर अरब खरब। हमारे को तो इतनी गिनती भी नहीं आती होगी जितने उन्होंने पावर्स लगाई है। तो 23 जीरोस बड़ा, इतने बड़े नंबर्स। जैसे तुम्हारे एक दर्जन में सिर्फ 12 थे, एक सेंचुरी में या एक उसमें कितने होते हैं? 100 ईयर होते हैं, सिर्फ 100 होते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे ही हैं। लेकिन जो मोल है वो इतनी बड़ी क्वांटिटी को दिखाता है। तो पहले मोल का मतलब समझ में आ गया कि 1 मोल में इतने नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स किसी के भी हो सकते हैं। जैसे 1 डजन में तुमने कहा कि केले 1 डजन है, पर्स 1 डजन है, पेन 1 डजन है, 12 पेन है। तो वैसे ही ये भी कुछ भी हो सकता है कि 1 मोल गर्ल्स यानी इतनी लड़कियां, 1 मोल बॉयज यानी इतने लड़के, 1 मोल पेन यानी इतने पेन, इतने सारे पेन। तो 1 मोल मतलब बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसे एक दर्जन में 12, वैसे 1 मोल में इतने सारे नंबर्स, इतने सारी क्वांटिटीज। बट ये ज्यादा एडवांटेजेस है, ये ज्यादा फायदेमंद है। कैसे? क्योंकि 1 दर्जन, अगर मैं 1 डजन केले खरीदूं, 1 डजन केले खरीदूं, उसका जो वेट होगा वो कितना भी हो सकता है। अगर छोटे केले हैं तो मे बी उसका वेट कम हो, बड़े बड़े अच्छे केले तो हो सकता है उसका वेट ज्यादा हो। और मैं 1 दर्जन ही क्या खरीदूं? तरबूज खरीदूं, 1 दर्जन तरबूज यानी 12 तरबूज, पता नहीं कितना वेट होगा। एक तरबूज का 2-3 किलो वेट होता है, तो 36 केजी या कितनी ज्यादा केजी होगा। यानी वेट इसके साथ फिक्स नहीं है, वेट इसके साथ फिक्स नहीं है। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट साइंटिफिक है, वो एवं तो है नहीं। जैसे ये है एवं, 1 दर्जन मतलब 12 साड़ियां, 1 दर्जन मतलब 12 तरबूज भी हो सकते हैं, और इसका वेट कुछ भी हो सकता है, इसका वेट कुछ भी हो सकता है। हमेशा बराबर आए जरूरी नहीं है, तरबूज छोटा वाला हो जाए, बड़ा वाला हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। तो जैसे ये डिफरेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मगर वो साइंटिफिक चीज है और उसमें चीजें फिक्स आती है। कुछ और नई बातें सीखते हैं। चलिए, ये डिफरेंस तुम्हें बताया था कि ये Na है, इसके अंदर जो होंगे वो एटम्स होंगे। ये Na प्लस है, ये अब आयन है, आयन बन गया। क्या बन गया? आयन, कैटायन है। क्यों? क्योंकि इसने किसी को दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, तो कैटायन है। आयन के अंदर क्या होंगे? आयन ही होंगे। जैसे पेन का एक ग्रुप होगा तो उसमें पेन ही तो होंगे सारे, वैसे ही Na अगर लिखा है तो Na किससे बना होगा? एटम
एटम से बना होगा। Na+ किससे बना होगा? आयन से बना होगा। ये क्या है? H2O यानी कि मॉलिक्यूल। तो ये किससे बने होंगे? मॉलिक्यूल से। किससे बने होंगे ये? मॉलिक्यूल। तो H2O क्या है? मॉलिक्यूल। तो वैसे ही एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आपके पास कितने एटम्स हैं सोडियम के 1 मोल में, तो सोडियम के 1 मोल में कितने एटम्स हैं? तो 1 मोल सोडियम में इतने एटम। ठीक है, जैसे बताया आपको कि 1 दर्जन किसी का भी हो, नंबर सेम रहता है। 1 दर्जन चाहे पेन हो 12 ही होते हैं, 1 दर्जन चाहे आपके केले हो 12 ही होते हैं। तो वैसे ही 1 मोल सोडियम का होगा तो वो भी इतना होगा। 1 मोल सोडियम आयन का होगा तो वो भी इतना ही होगा। 1 मोल वाटर का होगा तो वो भी इतना ही होगा। यानी कि 1 मोल वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं? इतने हैं। जैसे कि 1 डजन पेन में पेन कितने हैं? 12 पेन हैं। सेम बात होती है, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे आगे जाओ, क्योंकि इसके न्यूमेरिक्स हैं, ये समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिक नहीं आएंगे समझ में। तो अगर जैसे 1 डजन पेन में 12 पेन है, अगर मैं कहूं 1 डजन कॉपी ले दो, कॉपी, तो 1 डजन कॉपी में कितनी कॉपी है? 12 कॉपी है। ठीक, वेट से कोई मतलब है नहीं, पेन भी हैवी और हो सकते हैं, कॉपी भी हो सकती है छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है कॉपी भी। तो 1 डजन कॉपी में कॉपी 12 है, ये ठीक है। वैसे ही 1 डजन सोडियम में सोडियम के एटम कितने? इतने। 1 डजन सोडियम आयन में सोडियम के आयंस कितने? इतने ही है। 1 डजन वाटर में वाटर 1 मोल वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स कितने? इतने ही। मतलब बात सेम है, जैसे इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं, ये बचपन से सुन रहे हो, जब स्कूल नहीं जाते थे तब भी सुनते थे, तो तुम इससे हैबिचुअल हो। लेकिन इससे हैबिचुअल नहीं हो तो थोड़ा ये नया लगता है, मगर इसको और इसको कंपेयर करके समझना शुरू करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे उसने कहा 1 डजन पेन में पेन कितने? 12। वैसे 1 डजन सोडियम, 1 मोल सोडियम एलिमेंट में एटम कितने हैं? इतने हैं। 1 मोल सोडियम आयन में आयंस कितने? इतने हैं भाई। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने? इतने हैं भाई। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। बिल्कुल सेम तरीका है रीड करने का। क्लियर? जैसे इसमें तुम कहोगे कि हाफ डजन पेन कितने होते हैं? भाई 6 होते हैं। वैसे इसमें भी हाफ, डबल, ट्रिपल कुछ भी निकाल सकते हो, सेम पर्पस चलता है। अब कुछ और, जैसे इसमें और इसमें फायदा क्या? भाई ये साइंटिफिक चीज है और ये रफ है, अपने आप में ऐसे यूज होता है, तो इसमें और इसमें डेफिनेटली फर्क होगा। आप 1 डजन कॉपी का हिसाब लगा लो, किसी ने छोटी पतली सी कॉपी खरीदी है 5-5 रुपए वाली, उसका वेट बिल्कुल अलग होगा, है तो 1 दर्जन ही। मगर किसी ने बड़ी वाली कॉपी खरीदी है जो 100 रुपए की एक आती है मोटी सी, तो उसके 12 कॉपी का वेट बिल्कुल अलग होगा। मतलब इससे वेट का कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन इसमें वेट का भी रिलेशन होता है, और ये इसलिए साइंटिफिक है, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल ठीक से। कैसे? देखिए, जो हम कह रहे हैं कि सोडियम में इतने एटम्स होंगे, तो उस समय इतने एटम्स का वेट 23 ग्राम होगा। उस समय इतने सोडियम का वेट 23 ग्राम होगा। इसमें नहीं फिक्स, कोई से भी सोडियम, अगर वो सोडियम एलिमेंट है और उसमें इतने एटम्स हैं तो उसका वेट 23 ग्राम होगा। वैसे ही जैसे वाटर में ये 2, ये प्लस में 16, 18 हो गया, तो जो इसका एटॉमिक मास इन ग्राम होगा या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होगा, उतना ही इसमें नंबर होंगे। कौन से नंबर? तुम्हारे मोल वाले नंबर। तो मोल कॉन्सेप्ट, जो ये नंबर दिया गया था, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, तो उन्हीं की रेफरेंस में इसको एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। साइंटिस्ट की कास्ट थी एवोगैड्रो, तो उसकी कास्ट के, उसका सरनेम के हिसाब से उन्हें ऑनर देने के लिए इन्हें कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। तो न्यूमेरिक करने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते हैं। वाटर
बनता है मॉलिक्यूल से, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर बनता है मॉलिक्यूल से। तो अगर कोई कहे कि 1 मोल ऑफ वाटर, तो इसका मतलब 18 ग्राम वाटर की बात हो रही है। 18 ग्राम दिखता है, एक रिंग हम पहनते हैं तो 5 ग्राम 4 ग्राम की होती है, सिर्फ इतनी ग्राम की होती है, तो वो दिखती है। एक चेन पहनी जाती है 12 ग्राम की होती है, वो भी दिखती है, विजिबल है। तो वैसे 18 ग्राम विजिबल है। जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे वो विजिबिलिटी नहीं है। तो साइंटिस्टों ने इस बात को समझने के लिए और अच्छे क्लियर करने के लिए इतना एक ग्रुप बना दिया, एक इतने सारे नंबर्स बना दिए कि इतना मिलाकर हमेशा उतना ही होगा जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है, या फिर अगर वो एटम है, वो एलिमेंट है तो एटॉमिक मास है। जो वो मॉलिक्यूल होते हैं उनका मॉलिक्यूल मास होता है, जो एटम होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक मास होता है, जो आयंस होता है उनका भी एटॉमिक मास होता है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ। एक डजन ऑफ पेन में 12 पेन तो होते हैं, लेकिन हमें वेट नहीं पता किसका कितना हो सकता है, हमें नहीं पता। एक डजन चेयर में 12 चेयर तो हो सकती है, लेकिन कितना मास होगा ये नहीं पता। लेकिन इसमें वो मास से भी रिलेटेड है। तो हर किसी का 1 मोल उसके मास के बराबर है, जो उसका मास होता है, जो तुमने कैलकुलेट करना सीखा है। जैसे HNO3 का ही देखो, HNO3 का तुमने मास निकाला था HNO3, इसका मास 1, इसका मास 14 और 3 into 16 यानी 15 प्लस में 48, 363। तब आप उसको यू लिख देंगे। मैंने बताया था बाद में हम इसी को ग्राम में लिखेंगे, लेकिन उसका एक लॉजिक होगा, ठीक है। तो ये HNO63U क्या है, ये मास ही है, लेकिन ये मास है इसके सिर्फ एक मॉलिक्यूल का। कितने का? एक मॉलिक्यूल का मास है कितना? 63U। लेकिन जब यही मास इतने सारे मॉलिक्यूल का होगा, यानी कि HNO3 के इतने सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे, तो यही मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। 63 ग्राम बहुत ज्यादा है, 63 ग्राम। तो यानी कि HNO3 के इतने सारे मॉलिक्यूल मिलके 63 ग्राम वजन हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ना। जब उसकी एक मॉलिक्यूल की बात होगी, तो उसका भी सेम डिजिट है। जब उसके इतने सारे मॉलिक्यूल का मास पूछा जाएगा तब भी ठीक सेम होगा, लेकिन तब किसमें होगा? ग्राम में। इसमें किसमें है? यू में। तो आप डिफरेंस समझ में आया। जब आपको कोई यू में देता है तो वो सिर्फ एक का देता है। अगर सपोज तुम्हें कोई कहता है वाटर का जो मास है वो 18U है, अगर 18U कह रहा है तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास दे रहा है। कितने का मास दे रहा है? 1 मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर वो कहता है वाटर का 18 ग्राम है, 18 ग्राम मास है, तो वो आपको वाटर के इतने सारे मॉलिक्यूल का इकट्ठा वाला दे रहा है। क्या? मास। दोनों में बात में डिफरेंस है, यू और जी क्या है, ठीक है। तो यू एक का, जैसे इसमें भी, चलो इसमें समझते हैं। अगर कोई कहता है 27U, तो यानी वो एल्युमिनियम के एक एटम का मास है, एक का। अगर कोई कहता है 27 ग्राम, तो वो एल्युमिनियम के इतने सारे एटम्स का मास। क्लियर? तो वैसे ही ये चल रहा है। मैंने अभी बताया था कि साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए इसको उन्हीं की सरनेम पे नाम रखा गया। इस नंबर को, ये जादुई नंबर देखो, कितने भी किसी के भी, लेकिन उन दोनों का रिलेशन भी देखो, उसका एटॉमिक मास और उसके नंबर्स हमेशा क्या रहेंगे? सेम, यानी आपको याद रहेंगे। और ये है तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है N0 से। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है N0 से। तो ये है एवोगैड्रो नंबर। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिक्स। 24 पेन, और तुमसे पूछता ही जाता है इन दोनों में कितने डजन पेन। तो नंबर ऑफ डजन के लिए क्या लगाओगे? गिवन क्वांटिटी अपॉन में एक डजन में
कितनी क्वांटिटी होती है वो। तो तुम कहोगे 2 डजन पेन है मेरे पास। कितने पेन? 2 डजन। क्या फॉर्मूला लगाया तुमने? तुमने लगाया गिवन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी दी हुई है समझ दीजिए का, और 1 डजन में कितनी क्वांटिटी होती है, कितनी क्वांटिटी होती है। अगर तुम पे इस बार 18 पेन है तो तुम्हारे पास कितने डजन है? सेम गिवन क्वांटिटी यानी 18 पेन और 1 डजन में कितनी क्वांटिटी यानी कि 12। तो ये आ गया 3/2 यानी कि 1.5 डजन। तो जैसे इसमें एक फार्मूला यूज हो रहा है गिवन क्वांटिटी अपॉन में 1 डजन की क्वांटिटी, वैसे ही नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए भी सेम फार्मूला यूज होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि नंबर ऑफ मोल निकालो, तो आपसे कोई नंबर ऑफ मोल निकालने को कहे, चलिए इसको मानते हैं कि ये 24 ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ है, 24 ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है गिवन मास, क्योंकि तो मास में दिया है, और मोलार मास, तो ये मोलार मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है मैग्नीशियम का? 24 ग्राम है, मगर मोलर मास भी 24 ही होता है, तो कर दिया यानी कि 1 मोल। तो आप कहोगे 24 ग्राम मैग्नीशियम 1 मोल मैग्नीशियम के बराबर होता है। 24 ग्राम मैग्नीशियम 1 मोल मैग्नीशियम के बराबर होता है। सपोज ये डिजिट चेंज हो जाती, 36 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हो गया। अब 36 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है और उसमें पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कितने मोल्स हैं यहाँ पर? तो गिवन क्वांटिटी 36 और रियल में मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का? वो 24 कट गया 32 यानी 1.5 ग्राम, 1.5 मोल। तो 36 ग्राम अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का कितना मोल है? 1.5। जैसे सेम अगर आपके पास 24 केले हैं तो वो कितने दर्जन है? 2 दर्जन केले है, तो कितने केले? 2 दर्जन केले। वैसे ही अगर आपके पास 36 ग्राम मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का कितना मोल है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम इक्वल है 1.5 मोल। तो ये न्यूमेरिक है और इतना इजी सा फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फार्मूला है गिवन मास एंड मोलर मास। मोलर मास सबको पता चल गया। एटॉमिक मास किसी का भी तो उसे कहा जाता है मोलर मास, क्योंकि 1 मोल में उतना ही मास होता है, इसलिए उसे मोलर मास कहा जाता है। और थोड़ा सा करते हैं, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ध्यान से समझते रहो, आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया 1 मोल अगर एल्यूमिनियम कहेंगे तो 27 ग्राम कहेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, जब उनका यू में होता था वही चीज आप ग्राम में बोलोगे, उसी को मोलर मास बोलते हैं। तो 1 मोल एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना है? 27 ग्राम। जब हम उसे यू में पढ़ते थे तो हम उसे कहते थे एटॉमिक मास, अब हम उसे पढ़ेंगे तो कहेंगे मोलर मास, क्योंकि वो 1 मोल एल्यूमिनियम का है तो उसे मोलर मास कहना शुरू कर दिया। अनदर केस है वो तुम्हारा एटॉमिक मास ही सेम चलेगा। जैसे तुम्हारे पास HNO3 का आया था, अभी तुमने कैलकुलेट किया था, तो 63 अगर यू बोलोगे तो बोलोगे मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन 63 ग्राम बोलोगे तो कहोगे मोलर मास है। क्या है? मोलर मास। ऐसे ही सबके लिए है। CO2 है ये 12 और ये तुम्हारा 32 यानी कि 44, तो 44 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ CO2 44 ग्राम के बराबर है। अगर U कहोगे तो कहोगे ये मॉलिक्यूलर मास है, और ऐसे 44 ग्राम में कहोगे, 44U कहोगे तो मॉलिक्यूलर मास है, 44 ग्राम कहोगे तो मोलर मास है। मोलार भी पढ़ते हैं इसे, आपकी मर्जी आप कैसे पढ़ोगे। तो 44 ग्राम कहोगे तो ये मोलार मास है। मोलार मास पता चल गया, मोलर मास, क्योंकि ये 1 मोल का होता है, दैट वाई इसे कहते हैं मोलर मास। होता सेम है बट रिप्रेजेंटेशन बदल जाती है। उसे हम यू में रिप्रेजेंट करते थे जब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कहते थे, और जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसी को मोलर मास कहते हैं। डिफरेंस बस इतना ही है। तो ये न्यूमेरिक का बेस है तुम्हारा, बहुत आसान सा है। और करते हैं, चलिए अगर आपको कहा है 20
54 ग्राम आपके पास वाटर है, आपके पास 54 ग्राम वाटर है, यू हैव 54 ग्राम वाटर, 54 ग्राम वाटर, तो आपके पास इतना वाटर है। आपसे पूछो कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको वाटर का मोलर मास निकालना चाहिए। तो लिखते कैसे हैं, लिखोगे भाई मोलर मास ऑफ वाटर, जो कि कितना होगा, H2O था, तो यानी कि 2 × 1 प्लस में 16 यानी 18 ग्राम। तो 18 ग्राम क्या है, मोलर मास। लिखने का तरीका बता रही हूं, पहले मोलर मास निकालोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लिखोगे, वो होता है गिवन मास जो कि कितना दिया है 54, और फिर मोलर मास जो कि कितना निकाला गया है 18, कट के कितना आ गया 3, तो 3 आपके पास मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, कि 3 मोल किसके हैं, वाटर के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हुए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हुआ, वो हुआ 3 मोल। पता चला सबको। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास इसका फार्मूला है, सिंपल। तो फार्मूला अभी हमने सीखा, चलिए उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिक करते हैं। जैसे आपके लिए दिया 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, हीलियम गैस होती है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। या फिर 54 ग्राम एल्यूमिनियम है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। या फिर 72 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। ये क्वेश्चन पता चल गया। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया, मोलर मास निकालो। तो लिखो भाई मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम, कितना होगा 4 ग्राम। अगर वो एटॉमिक मास बोलेगा तो 4U है, मोलर मास बोल रहा है तो 4 ग्राम है। अब क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या फार्मूला था, गिवन मास, गिवन मास कितना है 52, और अपॉन में क्या था मोलर मास। तो मोलर मास कितना है उसका, मोलर मास है 4, तो कट गया यानी 13 मोल। कितने मोल्स आ गए, 13 मोल्स आ गए। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, कहता है एल्यूमिनियम है जो कि 54 ग्राम है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका भी पहले क्या निकालोगे, मोलर मास किसका, एल्यूमिनियम का, जो कि कितना होता है 27 ग्राम। फिर क्या कहोगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 54 गिवन मास और 27 मोलर मास, कट गया 2 मोल्स। अब आता है आपके लिए 72 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन एलिमेंट वाला नहीं, O2 मॉलिक्यूल वाला, यानी O2 है। तो सबसे पहले आप निकालोगे मोलर मास किसका, O2 का, वो होता है 2 × 16 यानी 32 ग्राम। 32 ग्राम हो गया, तो मोलर मास O2 का 32 ग्राम है। अब नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स होगा आपका गिवन मास 72 और अभी मोलर मास 32, कट गया 12 से नहीं कटेगा, 6 से 6 नहीं 4 से कट रहा है, 4 1 और फिर था 8 और ये 4 8 जा 9 2 और 9 और 4, तो 1.25 समथिंग आएंगे मोल। नॉट नेसेसरी हमेशा एक्यूरेट नंबर आए, पॉइंट में भी आ सकता है, सवा डजन 1.25 आपका मोल आ गया। जैसे डजन भी तो पॉइंट हो सकते हैं, वैसे मोल भी पॉइंट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए तुम्हारे किसके, इस समय O2 के, तो नंबर ऑफ मोल्स का हो गया। एक कॉन्सेप्ट अब ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स मास के बिहाफ में कैसे निकाला जाता है। एक सिंपल सा फार्मूला, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से निकाला जा सकता होगा, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हमने तो एवोगैड्रो नंबर पढ़ा, तो एवोगैड्रो नंबर का भी तो कोई लेना देना होगा। चलिए अब एवोगैड्रो नंबर के बारे में बात करते हैं। तो सेम फार्मूला है, जैसे अगर आपको मास के बिहाफ में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता तो आप मास के बिहाफ में आंसर दे रहे थे। अगर एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से पूछा जाएगा तो आप एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से दोगे, तो फार्मूला सेम चलता है। अगर आपसे नंबर दे होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला सेम होगा, गिवन क्वांटिटी होगी किसकी, जो भी तुम्हारे को नंबर्स दिए होंगे, तो ये गिवन क्वांटिटी अपॉन में एवोगैड्रो नंबर।
अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, जिसे n 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 बहुत छोटा होता है, यहां लगाना n0। सपोज तुमसे कोई पूछता है सोडियम के जो एटम्स हैं वो 6 पॉइंट नहीं, चलो 12.0 और 44 10 की पावर 24 है, इतने एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स किसके, ऑफ Na की, सोडियम के एटम्स इतने हैं, तो सोडियम का नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या लगाओगे, गिवन क्वांटिटी, यही है गिवन क्वांटिटी भाई, 10 की पावर 24 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर जो कि ये है, ठीक है, 10 की पावर 23। ये कंप्लीटली कर लिया 2 टाइम, अब 2 10 की पावर 24 ऊपर था, नीचे से 23 ऊपर चला गया, माइनस में जाएगा, पावर ऊपर जाती है तो माइनस में जाती है, तो 10 की पावर 1 यानी कि 20 मोल। तो आपने एक दूसरा फार्मूला देखा कि नंबर ऑफ मोल्स क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम्स अगर देखे हो तब भी निकल सकता है। तो गिवन क्वांटिटी की जगह आप लिख सकते हो गिवन नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो गिवन नंबर ऑफ एटम और नीचे लिखोगे n0 यानी कि एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बिहाफ में कैलकुलेट किए जा सकते हैं। मास के बिहाफ में भी एक फार्मूला है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, इसके बिहाफ में भी एक फार्मूला है गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारी बुक में पेज नंबर 41 में एग्जांपल में दिए हुए। तो पहला क्वेश्चन तो मैं करवा चुकी हूँ, बुक खोलो अपनी और बुक में देखो। तो पहला एग्जांपल मैंने करा दिया तुम्हें, जिसमें 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स हैं ये पूछा गया था। अब पूछा जा रहा है कि हीलियम के एटम्स हैं इतने, तो एटम्स ऑफ हीलियम इक्वल दिए हुए हैं 12.044 10 पावर 23 एटम्स। अब इसमें पूछा है कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो इतने एटम्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है गिवन क्वांटिटी ऑफ एटम, गिवन क्वांटिटी ऑफ एटम ये दिया हुआ है इस बार। जब तक राउंड फिगर में देते हैं वो, क्योंकि बच्चे ही हो अभी, जब 11th तक पहुंचोगे फिर मोल कॉन्सेप्ट करोगे तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो राउंड फिगर वाले क्वेश्चन देते हैं। तो 6.022 10 की पावर 23। तो क्या फॉर्मूला था, गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ये कंप्लीटली कर दिया, 2 आया, ये भी कंप्लीटली कर दिया और 2 आया, तो 2 मोल्स, ठीक है। ये आगे नोटिसेबल चीज है। अब देखते हैं कुछ और जो तुम्हें कंफ्यूज कर देता है, वो कुछ और है। जैसे अभी मैंने O2 का निकाला था, अगर कोई कहता है मोलर मास निकालो ऑक्सीजन एलिमेंट का, ऑक्सीजन एलिमेंट का, या फिर कहता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो दोनों में फर्क होता है। मोलर मास क्या निकाल रहे हैं हम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट एंड मोलर मास ही ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब O2, तो इसका जो मॉलिक्यूल मास, मॉलिक्यूल उसका मोलर मास है वो बनेगा 32 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन एलिमेंट का बनेगा, वो सिर्फ O होता है, उसका बनेगा 16 ग्राम। इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारी और जगहों में भी होता है, जैसे N का है, N सिर्फ नाइट्रोजन है और N2 नाइट्रोजन गैस है, ये मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट है। एलिमेंट का मास तुम्हारे पास 14 ग्राम होगा, जबकि N2 है तो इसका मास 28 ग्राम होगा। तो उनमें फर्क हमेशा रहता है, ठीक है। तो N अगर बोला जाए, कहा जाए एलिमेंट का मास है तो आप 14 ग्राम बोलोगे, लेकिन अगर बोला जाए कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल वर्ड पे ध्यान देना है। मॉलिक्यूल बोलेगा तो वो N2 की बात कर रहा होगा, अगर नाइट्रोजन की बात कर रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन एलिमेंट की बात कर रहा है तो वो सिर्फ N की बात कर रहा होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरह से इंक्रीज हो जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो मोलर मास नाइट्रोजन
मॉलिक्यूल का ये है, नाइट्रोजन एलिमेंट का ये है, मोलर मास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ये है, जबकि ऑक्सीजन एलिमेंट का ये है। अभी तक हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ठीक है, पेज नंबर 42 में। तो इस बार उसने कहा मास कैलकुलेट करो और आपको मोल में दिया है। फॉर्मूला हमेशा एक ही होता है, उसको आगे पीछे करते हैं। जैसे आपको याद है, जैसे आप मैथ्स में करते, एरिया इक्वल है लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का। अगर आपको ब्रेथ नहीं दे रखी तो आप एरिया दे रखा है, तो एरिया की जगह एरिया लिख दोगे कि भाई एरिया 100 है, लेंथ 20 है, ब्रेथ मांगी है तो ब्रेथ को यही छोड़ दो, तो 100 डिवाइड बाय 25 5 हो गई ब्रेथ। फार्मूला तो एक ही है, एरिया निकालने वाला। तो फार्मूला इसमें भी एक ही है, मोल निकालने वाला। बाकी जो निकालना हो अपने आप निकल जाएगा। चलिए देखें, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करो मास। 0.5 मोल में है ऑफ N2। अब अपने लिए फार्मूला लिखो एक बार। चलिए, नंबर ऑफ मोल, पता है नंबर ऑफ मोल को बुक ने छोटे n से रिप्रेजेंट किया है। फार्मूला लिखने का तरीका है, छोटे n से रिप्रेजेंट किया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल है और फार्मूला है आपके पास गिवन मास और अपॉन में है मोलार मास या मोलर मास, आप कुछ भी बोलो, ठीक। अब वैल्यू रख दो जिसकी जहां है। 0.5 नंबर ऑफ मोल से 0.5 दिया ना, 0.5 मोल में N2 का कितना मास है हमें नहीं पता, गिवन मास ये तो निकालने को कह रहा है। मोलर मास पता है N2 का, कितना होता है N2 का मोलर मास 28, 14 होता है N का, मगर N2 का कितना होता है 28, तो ये हो गया 28। अब आपको गिवन मास निकालना था, तो गिवन मास को यहीं छोड़ो, 0.5 मल्टीप्लाई 28, तो आ गया ना 14 ग्राम। तो कितना हो गया गिवन मास 14 ग्राम। तो मास निकालना हमने 14 ग्राम, बस इतना है। सेम फार्मूला है, तीन चीजें होती हैं, 1 2 3, ये तुम्हें हमेशा में हमारे पास होती ही है, ये तो हमें याद करनी होती है, हमें याद होती है। ये वो कैलकुलेट करने को कह सकते हैं, तो जो कैलकुलेट करने को कहें वो हो जाए। सिर्फ ये या ये कैलकुलेट करने को तो कहा जा सकता है कि जो तुम्हें याद होता है। मोलर मास तो तुम्हारे पास होता है, तुम्हें याद होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कहता है 0.5 मोल है लेकिन सिर्फ N का है, तो चलो पहले नंबर ऑफ मोल की जगह तो 0.5 है, ठीक है। गिवन मास हमें नहीं पता, चलो हम इसे मास ही लिख देते हैं। मोलर मास N का हमें पता है, कितना होता है भाई 14 होता है, तो 14 के इंटू यहां करें तो मास कितना आ गया भाई, मास आ गया तुम्हारा 7 ग्राम। रटो मत, चीजों को समझो अच्छे से, एक ही फार्मूला है, उसको यूटिलाइज करना है। जब ये निकालना है, जो जो चीज दी हुई है वो रख लो वैल्यूज, जो नहीं दी हुई वो निकल जाएगी। क्लियर है? तो मास निकल गया 7 ग्राम। अब जो क्वेश्चंस है वो नंबर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के नंबर दिए, तो नंबर ऑफ इतने दे रखे, तुम्हें नाइट्रोजन का ही नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इतने दे रखे, पूछा इतनों का मास कितना होगा। हमने दो फार्मूला बताए थे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो दूसरा फार्मूला था कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको कहते क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल इसलिए क्योंकि हो सकता है मॉलिक्यूल, हो सकता है एटम्स, हो सकता है आयन्स, तो एक वर्ड बोल देते पार्टिकल्स। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। आप ये डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हो क्योंकि बुक ने इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। बुक ने कहा है ये होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये होता है एवोगैड्रो नंबर, और ये स्मॉल लेटर होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अब देखो इसमें क्या कह दिया है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल यस दिए हुए हैं और 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर आपके पास हमेशा होता है और वो आपके पास हमेशा होता है, तो 6 2 2 10 की पावर 23 कट गया और आपके पास आ गया हाफ, तो हाफ नंबर ऑफ मोल्स होता है। बस हमने तो मास बोला था, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल गए, हमें क्या बोला था मास। तो ऐसे में नंबर ऑफ मास निकालने के लिए यहां मल्टीप्लाई किया जाता है मोलर मास से। तो यानी कि आपके पास फार्मूला है n और n0, n मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n0 मतलब एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोलर मास नाइट्रोजन का होता कितना है 14, तो कट गया तो कितना आया 7 ग्राम। 7 ग्राम। तो क्या फार्मूला आपके लिए फाइनल है, वो है n गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n0 एवोगैड्रो नंबर एंड मल्टीप्लाई में मोलर मास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कहा है ये, तो n नंबर, अभी हम मोलर मास से मल्टीप्लाई हो गया, तो तुमने इनके न्यूमेरिक के लिए 3 फार्मूले पढ़े। पहला था नंबर ऑफ मोल्स जिसमें गिवन मास
नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन में मोलर मास यूज होता है। सेकंड है नंबर ऑफ मोल्स ही, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको दिए होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या है ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये एवोगैड्रो नंबर जो कि क्या होता है 6.022 10 की पावर 23। ये फार्मूला पढ़ा। तीसरा फार्मूला पढ़ा मास निकालने का, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स, ये सेम फार्मूला और मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला ही सेम फार्मूला, मास निकालना है तो मोलर मास से भी क्या कर दो मल्टीप्लाई। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारी बुक में ही है 0.6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कहें, एटम्स कहें या मॉलिक्यूल्स कहें, पार्टिकल्स हैं और तुम्हें N2 का मास निकालना है, N2 का मास निकालना है, ठीक है। तो अभी मास निकालने वाला फार्मूला क्या बताया मैंने, पहले जो मास तुम्हारे को पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए, तो 0.22 10 की पावर 23 और जो एवोगैड्रो नंबर होता है 10 की पावर 23 इंटू में मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका N2 का मोलर मास हो गया 28 ग्राम, तो कट गया, तो मास कितना आ गया 28 ग्राम। तो ये न्यूमेरिक तुम्हारे पास हैं सारे। अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड, सारे अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं, फिर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे और इन लास्ट हम बाहर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके पास है नेक्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अपनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, तो फार्मूले ये तीन चलेंगे, कौन सा इस्तेमाल होगा वो तुम्हें देखना है। तो जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने, इन ईच केस में 3.5 एग्जांपल है ये 42 पेज नंबर पे। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम, ये सोडियम के एटम्स हैं, सोडियम एटम है 46 ग्राम है, और इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स में नंबर कितने होंगे, तो आपको निकालने क्या है। अब मास से रिलेटेड फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको अभी हमने कहा था मास इक्वल होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास, ये फार्मूला था, ठीक है। अब इस बार कैलकुलेट क्या करना है, गिवन मास दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर हमेशा होता है, मोलर मास भी हमेशा होता है, क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जो कैलकुलेट करना है उसे यहीं पे छोड़ दो, बाकी सब कहां चला जाएगा, दूसरी साइड। तो पहले मास यानी कि गिवन मास अपॉन में कौन, ये नीचे आ रहा है मोलर मास, मल्टीप्लाई में क्या, एवोगैड्रो नंबर। तो ये है आपके पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप इसे एन कैपिटल या फिर क्या लिख सकते हो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये फार्मूला बन गया गिवन नंबर पार्टिकल्स का। फार्मूले वही तीन हैं, आसान से जो चाहिए होगा वो निकल जाएगा। मास मतलब गिवन मास, मोलर मास इसके नीचे आ गया, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ये तुम सोच लो कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एक और फार्मूला लिख लो कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। तो चौथा फार्मूला इंट्रोड्यूस कर लो इसको, चाहो तो इस तरह कोई फार्मूला नहीं होंगे, या कह दो कि इसी से बना हुआ है, या फिर इसको चौथा फार्मूला ही कर लेते हैं। तो गिवन मास कितना हो गया भाई 46 ग्राम, मोलर मास सोडियम का कितना होता है 23 होता है, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 0.002 23 10 की पावर 23 कर दिया 2, तो 12.4044 10 की पावर 23 गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। फाइनली बता रही हूँ कि कौन से चार फार्मूले आपने याद किए, कौन से चार फार्मूले आपने समझे, तो उन्हें एक अच्छे से लिख लो ताकि आपको सब याद रहे। तो पहला फार्मूला तो यही, चलो अब लिखा हुआ है तो इसे छोड़ देते हैं। सेकंड फार्मूला अभी इससे बना था हमारा, और वो बना था कि n यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलिए पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले। n को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हो गया
गिवन मास अपॉन में मोलर मास और मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर। एक था नंबर ऑफ मोल्स था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। एक नंबर ऑफ मोल्स और था, वो था गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सिर्फ ये 4 फार्मूले हैं, रट लो इन चारों फार्मूलों को, सारे न्यूमेरिक हो जाएंगे। तो ये सबसे आसान होता है नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स 2 तरीके से करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन वाले और अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, और गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मास दे रखे हो तो ये फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो तो ये फार्मूला लगेगा। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो मास दिया हो तो गिवन मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर, और अगर मास निकालना हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या ये इनटू में मोलर मास। ये 4 फार्मूले अच्छे से रटे हुए होने चाहिए।